मध्यमत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इटारसी से भारत भूषण आर गांधी आपके सामने। इटारसी लॉकडाउन के कुछ एक हफ्ते बाद से ही जिस तरीके से संक्रमण की चपेट में आया कोरोना विड के, और जिस तरह से मरीज बढ़े और इन मरीजों की चिंता और शहर की चिंता जिस तरीके से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने जनप्रतिनिधि रहते हुए की, उनसे जुड़ी हुई सारी बातें आज हम उनसे करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ बातें लॉकडाउन खुलने के बाद इटारसी के लिए क्या हो सकती है, उन बातों को लेकर भी हमने कुछ सवाल किए। चलिए उनसे सुनते हैं सीधे क्या क्या उन्होंने कहा। लॉकडाउन के 2 महीने करीब होने को आ गए हैं जी, और हमारे क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। इस दौरान में कुछ व्यक्तिगत क्षतियाँ भी हुई हैं, जैसे डॉक्टर हेडा की मृत्यु होना, और आपका भी स्वास्थ्य उन दिनों काफ़ी नरम गरम रहा, लेकिन फिर भी आपने बाहर निकल करके जिस तरह से काम किया, तो आपने इस बीच में स्वयं के ऊपर किसी प्रकार का दबाव महसूस किया? 2 बात है। एक तो जब ये कोरोना का प्रकोप बढ़ा और धीरे धीरे प्रकरण बढ़ने लगे, तब स्वाभाविक है, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, तो सबसे पहले मन में यही बात आई कि जिस क्षेत्र का मैं को रिप्रेजेंट करता हूँ उसकी सुरक्षा कैसे की जाए, और यहीं से प्रशासन के साथ सहयोग करके बात आगे बढ़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि शुरू में ही पहला हफ्ता हमारा ठीक निकला, 24 मार्च से 31 मार्च तक। दूसरे हफ्ते में 6 अप्रैल या 5 अप्रैल के बाद से पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए, तो 2 हफ्ते अच्छे निकल गए थे जी। किंतु उसके बाद में पॉजिटिव केसेस आए, और मेरे बहुत निकट मित्र, बड़े वरिष्ठ चिकित्सक इस जिले के इस क्षेत्र के, डॉक्टर NL हेडा, वो भी इससे पीड़ित हो गए। उन्हें बुखार था, मुझे सर्दी और खांसी थी। मैंने फ़ोन करके उनसे ट्रीटमेंट पूछा, और उन्होंने मुझे जो बताया तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं तो ठीक हूँ, उन्होंने बताया था कि उन्हें भी फीवर है, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, आज भी रखा है मेरे पास रखे जी, कि मेरा फीवर उतर गया है। पर वो कब और कैसे हो गया, और बिल्कुल अनपेक्षित वो इस शहर को एक तरह से चिकित्सा से विहीन होकर के छोड़ करके चले गए। पर उसके बाद में हम सब लोग संभले, प्रशासन भी संभला, और हमारी टीम और हमारे मित्र और साथी भी संभले, और समाज ने भी संभलना प्रारंभ किया। और आज मुझे इस बात को कहते हुए हर्ष है कि जहां दूसरे दिन नए नए केसेस आ रहे हैं, हमारे यहाँ करीब 10 दिन से अब कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है। एक मंसूर है जो बहुत दिन से भर्ती है, और नेगेटिव की अपेक्षा 1-2 दिन में। तीसरा ये, दूसरी बात ये कि आपका विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख नगर इटारसी है, और संक्रमण का केंद्र बन गया था। जैसे अभी आपने बताया कि संख्या बढ़ती चली गई, 37 तक पहुंच गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें डॉक्टर हेडा भी शामिल थे। अब लगभग आपने अपनी बात में ये भी कहा कि लगाम लग चुकी है, और मंसूर आखिरी वापस आ जाने वाला है। इसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किस तरह से आप कहेंगे कि ये किसके कारण से ऐसा संभव हो सका, या किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबका ही सहयोग है, किंतु सबसे पहला प्रशासन के जो सारे विंग्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर और नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ, फिर पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, नगर पालिका, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षकों की भी ड्यूटी लगी। यानी मैं ये कहूँ कि प्रशासन पूरे अपने सैन्य बल के साथ इस बीमारी के ऊपर टूट पड़ा, और हमारे शहर की रक्षा करने के लिए का दायित्व उसने संभाल लिया। निश्चित ही इसमें ये जो प्रशासन ने जो पहल करी, उसमें जनता का सहयोग भी मिला। तो दूसरा रोल है आम जनता का, जिसने प्रशासन द्वारा ली गई इस गंभीरता को समझा।
और तीसरा रोल उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने कि पूरे नगर भर में कहीं भी भोजन की, राशन सामग्री की कमी नहीं आने दी। यदि वह भी कमी हो जाती तो लॉकडाउन टूटता ही। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन चला, प्रशासन का अपने समग्र रूप में, जनता का स्वयं को संभालने के रूप में, और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जनता की सेवा करने के रूप में। और इस तीनों के समन्वय ने आज हमको इस स्थिति में लाए। आपने पूरी बात दूसरों को श्रेय देते हुए कर दी, जबकि होता यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों से जनता बात नहीं करती, उसकी अपेक्षा सिर्फ जन प्रतिनिधि से होती है, और वो सारी चीजें आपने उन्हीं के ऊपर डाल करके ये कहा। देखिए, मेरा कोऑर्डिनेशन था, प्रशासन से भी था, जनता के आम लोगों से भी था, और वो जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनसे भी था, और उनके कोऑर्डिनेशन में ही मैंने काम किया। जी, कोरोना के टाइम पर शुरुआत से ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के बात उठी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। 1 मीटर की बात हुई, फिर 2 मीटर की बात हुई। क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए, या अब ये सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में स्थापित हो चुका है? तो क्या ये समाज में ऐसा ही सोशल डिस्टेंस बनाने का काम कर रहा है? दरअसल शुरुआत में इसको सोशल डिस्टेंसिंग बोल दिया गया, क्योंकि सोशल तो आदमी मोबाइल के माध्यम से भी रह सकता है, उसको बोलते ही सोशल मीडिया है। तो यदि सोशल मीडिया है तो सोशल उसके माध्यम से रह सकते हैं। दरअसल ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, और अब उसको इस तरह से लेना चाहिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग अधिक से अधिक, और सोशल मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक्टिविटी अधिक से अधिक, ताकि समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दे, और साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपनी अपनी सुरक्षा भी करे और समाज की सुरक्षा भी करे। जी, हमारे क्षेत्र में ये जो नगर रक्षा समिति के युवक काम कर रहे हैं, और इनकी अपेक्षा रहती है कि शासन से कोई इन्हें नौकरी या पेशा मिल जाए, अर्धशासकीय बल के रूप में ही इन्हें स्वीकार कर लिया जाए। इस दिशा में कोई प्रयास आप सोच रहे हैं इन लोगों के लिए? ये बात सही है कि नगर रक्षा समिति समय समय पर बहुत योगदान देती है, और इस कोरोना संकट के समय तो उन्होंने बहुत योगदान दिया ही है। निश्चित ही मैं इस बात को, उनके किए गए कार्य को सरकार तक पहुंचाऊंगा, शासन तक पहुंचाऊंगा, और वो इसमें विचार करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। अच्छा, जब तक ये कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक जो आपके विशेष क्षेत्र इटारसी है, आपके विधानसभा क्षेत्र का, ये चारों तरफ से कनेक्टेड है। चाहे रेल की बात करें या लॉजिस्टिक की बात करें, तमाम तरीके, कृषि उपज मंडी भी यहाँ की काफ़ी बड़ी है। इसको कैसे बचा पाएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद? देखिए, 1-2-3 चीजें हैं। एक बात तो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रारंभ करना ही पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि वर्तमान में जो प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है, वही इंडस्ट्रीज, वही बड़े काम के क्षेत्र जहां मजदूर इन सीटू है, वही रह रहा है, उनको वो प्राथमिकता दे रहे हैं। किंतु ये भी अधिक समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली छोटी इंडस्ट्रीज को, छोटे काम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसा कि आपने कहा कि हमारी कृषि उपज मंडी बहुत बड़ी है, यहाँ लॉजिस्टिक हब है, यहाँ वेयर हाउसेस सबसे अधिक है जिले भर में। तो हमको जो सबसे बड़ा डर लगता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कि अभी हम लोग शहरों में तो संक्रमित हुए, किंतु गांव हमारे सुरक्षित बचे। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनकी एक्टिविटीज ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी रहती है। पर मुझे संतोष है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में गेहूं खरीदा की, और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इतनी सावधानी से मैसेजेस इशू किए गए, किसान कई बार खींच जाते थे कि साहब बड़े धीरे धीरे मैसेज आ रहे हैं,
किंतु धीरे धीरे मैसेज करने का ये फायदा हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं उसका ये फायदा हुआ कि हम लोग सुरक्षित बच गए। बड़े स्तर पर खरीदी हो गई, बड़े स्तर पर माल की ढुलाई हो गई, किसानों का पेमेंट आ गया और अब नया माल, अब चने की खरीदी शुरू हो रही है, हो गई है शुरू, मूंग आएगी और नए माल की तैयारी होने लगी और हम सुरक्षित इस क्षेत्र को निकाल ले गए। आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होंगी उसमें हमको जनता के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। रूरल इकोनॉमी को हम लोग बहुत महत्व देते हैं। हमारा देश भी कृषि प्रधान देश माना जाता है और सारे त्यौहार से लेकर के बाजार तक गांव से ही संचालित होते हैं। गांव की फसल ठीक होती है तो बाजार में सारी एक्टिविटी होती है, चाहे शादी हो, त्यौहार हो, सब चीज़ अच्छे होने लगते हैं। जो तरीका चला आ रहा है, क्या ऐसा लगता है कि आगे भी वही सिस्टम ठीक रहेगा या इसमें कुछ सुधार की संभावना देखते हैं? मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब हमको विलेज इंडस्ट्री की ओर बढ़ना चाहिए और विलेज इंडस्ट्री, अब रूरल इकोनॉमी में हम सिर्फ प्रोडक्शन को लेते हैं अभी, किंतु उसकी प्रोसेसिंग, तो 2-3 दृष्टि से मैं इसको सोचता हूँ। प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले भी बढ़ा है और उसकी खरीदी के रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, भारत सरकार भी बढ़ा रही है। तो नंबर 1 प्रोडक्शन, रूरल इकोनॉमी। नंबर 2 प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग के लिए कोई बहुत बड़ी उद्योग की जरूरत नहीं, पर हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पे एक बड़ा समृद्ध इंडस्ट्रियल एरिया है, कि बड़े उद्योग भी प्रोसेसिंग के लिए आए। किंतु मेरा अपना विचार ये है कि अब हमको विलेज इंडस्ट्री की ओर बढ़ना चाहिए और विलेज इंडस्ट्री में हर वो चीज बनाना चाहिए जो आम आदमी के दैनिक उपयोग की होती है, ताकि वो यहीं से खरीद सके। जिसको महात्मा गांधी ने वर्षों पहले ग्राम स्वराज कहा था, आज मुझे उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। स्थानीय रोजगार को बढ़ाने की बात आपने कही, लेकिन स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए या गांव की तरफ इंडस्ट्री ले जाने के लिए साथ साथ बिजली का भी वहां तक पहुंचना जरूरी है। हमारा प्रोडक्शन क्या इस स्थिति में है कि हम उन्हें उस प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए उतनी बिजली उपलब्ध करा पाएंगे? देखिए, एक तो 8 घंटे तो बिजली दे ही रहे हैं जी, तो 8 घंटे की उपलब्धता तो है ही 3 फेज की, क्योंकि इंडस्ट्री 3 फेज लग सकती है, तो 8 घंटे की उपलब्धता तो है। और आत्मनिर्भर धीरे धीरे सारा हमारा राष्ट्र होता जा रहा है और हमारा प्रदेश भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली का उत्पादन बहुत बढ़ाया था और अब फिर हम लोगों का सौभाग्य है, माननीय शिवराज जी फिर आ गए हैं, तो बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ बहुत बिजली नहीं लगेगी, तो विलेज इंडस्ट्रीज के लिए बिजली दे सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनके लिए इंसेंटिव जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार विलेज इंडस्ट्री इसलिए बैठ जाती है कि बाहर की बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती है। तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए शासन की ओर से भी इंसेंटिव देना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट इस ओर विचार भी कर रही है। आत्मनिर्भर भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो उसी ओर एक कदम है। जी, प्रधानमंत्री जी ने लोकल को वोकल करने की बात कही है। अब इटारसी और इटारसी के आसपास काफ़ी सारे गांव हैं और इटारसी की कनेक्टिविटी सब तरफ से है। बहुत समय से ये क्षेत्र उम्मीद कर रहा है कि यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, तो क्या ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसा हो सकता है? मैंने अभी एक ड्राफ्ट अपने मित्रों के सहयोग से तैयार किया है जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मेल कर रहा हूँ, उसको एडिट करके। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत सी इंडस्ट्रीज अब चीन भी छोड़ रहे हैं, तो स्कोप है। और मध्य प्रदेश में पानी है, मध्य प्रदेश में बिजली है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारे पास प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के रूप में एक बड़ा डायनेमिक नेतृत्व है। तो मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि हम अब बड़ी इंडस्ट्रीज को हमारे एरिया में ला सकेंगे, क्योंकि हमें एडिशनल फायदा ये है कि एक तो हमारे पास लॉजिस्टिक है, दूसरा हमारे पास रेल का बड़ा सेटअप है और अब तवा डैम होने के कारण पानी की भी हमारे पास प्रचुर व्यवस्था है और कीरतपुर में हम पे जमीन भी उपलब्ध है। एक आखिरी प्रश्न, क्षेत्र और प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
इस संकट के समय मेरा एक ही संदेश है, और वो संदेश ये है कि सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप स्वयं की रक्षा करें, समाज की रक्षा करें। कोरोना से घबराएं नहीं, कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। सावधानी में ही सुरक्षा है। हम गाड़ी जब चलाते थे तो जो हाईवेज पर हम पढ़ते थे कि सावधानी में ही सुरक्षा है। मैं सोचता हूं कि अब वो हाईवेज की बात नहीं है, अब वो घर घर की, शहर शहर की, मोहल्ले मोहल्लों की बात हो गई है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरा समाज के सब लोगों से अनुरोध है, हमारे शहर के, हमारे विधानसभा क्षेत्र के, हमारे जिले के और प्रदेश के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें कड़ाई से, मास्क का उपयोग करें और अपने हैंड्स को सैनिटाइजर से या साबुन से क्लीन रखें। और इसके साथ इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां बढ़ाते हुए हम अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की ओर ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सीतासर शर्मा, क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। जो बात उन्होंने जनता के लिए कही है वही बात हम भी कह रहे हैं। सावधानी में ही सुरक्षा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और शासन के द्वारा लॉकडाउन खुलने के बाद के जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए। धन्यवाद।